वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो हम आज क्लास 12 की फिजिक्स लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर आपका कौन सा है? 1। चैप्टर 1 है आपका, जिसका लेक्चर है 3। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम इसके 2 लेक्चर अभी ले चुके हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें हमने अभी आवेश की चर्चा की है, आवेश के बारे में पढ़ा है और कूलम के नियम के बारे में पढ़ा है, कूलम के नियम पढ़ा है, कूलम के नियम की सीमाएं पढ़ी हैं और हमने चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करेंगे फील्ड के बारे में, कि हमारे पास जो फील्ड है, वैद्युत आवेश, जो क्षेत्र है वैद्युत आवेश का, वो क्या होता है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे आज किसकी? वैद्युत क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। जैसे हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, उसी तरह से एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी पिंड लिया, एक जैसे हमने आवेशित पिंड लिया, अब इसका एक क्राइटेरिया है जिस जहां तक ये अपना क्या करता है, प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। अब ये हमारे पास एक पिंड है, आवेशित पिंड। कैसा पिंड है? आवेशित, आवेशित पिंड। ठीक है, अब ये अपना जहां तक प्रदर्शन दिखाएगा, जैसे हमने सपोज माना यहां तक, ये अपना क्या दिखा रहा है, वैद्युत प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, इतने क्राइटेरिया में, तो ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें जो कोई भी आएगा, कोई भी आए, ठीक है, कोई भी बॉडी आएगा, रिजिड बॉडी आएगा, कुछ भी आए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से, कैसे के हिसाब से, आवेश के हिसाब से। ठीक है, तो ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, कि आवेशित जितना जो है, आवेश अगर कोई पिंड है, ठीक है, वो जहां तक अपना प्रदर्शन दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बाद जैसे आवेशित कोई पिंड है, ठीक है, उसमें से कुछ लाइंस निकलती हैं, जैसे आवेशित क्षेत्र की रेखाएं जो निकलती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कैसे समझते हैं इससे, जैसे कोई आवेशित पिंड लिया हमने, एक पिंड लिया, ठीक है, अब इससे क्या होगा, वो वक्र बनाकर निकलेंगे। कैसे वक्र? कोई भी ऐसा सीधा या टेढ़ा, अब इससे क्या निकालेंगे, एक वक्र निकालेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा को हम समझेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे? देखो, डेफिनेशन में आपको बहुत ही सटीक चीज लिखनी होती है। जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में निकली वह निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र को आपको बहुत समझना है, ये शब्द निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग इसको नहीं लिखते हैं तो आपके एग्जाम में से नंबर कटने के चांस रहते हैं। आपको ये देखना है कि ये शब्द जो है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई पिंड जो है, वो उसमें से जो निष्कोण वक्र निकलेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाला वह निष्कोण वक्र जो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश का प्रदर्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गई होंगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए जो कुछ भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कहां कहां जाती हैं, कैसे क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसको समझिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। देखिए मैं अभी कुछ चित्र बना रहा हूं, उसके हिसाब से समझेंगे आप। ये हमारे पास एक छोटा सा लेते हैं, एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और एक इधर लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझेंगे, यही पहली प्रॉपर्टी है आपकी, कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, धनावेश से चलकर किधर जाती हैं, ऋणावेश की ओर, ठीक है। अब यहां से चलेंगी, ये धनावेश से कैसी होंगी, चलेंगी, ठीक है, ये धनावेश से चल रही हैं आपके पास, बाहर को निकलेंगी, और ऋणावेश पर क्या करेंगी, ये आकर टकराएंगे, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि जो क्षेत्र रेखा होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और किस पर जाती हैं, ऋणावेश पर, ठीक है। तो ऋणावेश पर धनावेश से प्रारंभ होंगी और कहां जाएंगी, ऋणावेश पर, ठीक है। तो आपकी ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी हम इधर समझते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई आपके पास एकल आवेश है, कैसा आवेश है, एकल, अगर आवेश एकल है आपके पास, एक ही आवेश है, तो आपके पास जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से प्रारंभ होंगी, कहां से प्रारंभ होंगी, अनंत से, और अनंत पर ही जाकर रुकेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ से, अब हमें यहाँ से ये नहीं पता कि कहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से निकलेंगे, अनंत से निकलेंगे और अनंत पर ही जाकर ये क्या करेंगी, टकराएंगी, ठीक है, अनंत पर ही रुकेंगी, ऐसे करेंगे, ठीक है, अनंत पर ही रुकेंगे। ये हमारी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि अगर कोई हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर वो वक्र बना रही है, क्या बना रही है, अगर आपके पास कोई वक्र बना रही है, तो उस पर अगर कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, जैसे हमने एक वक्र बनाया ऐसे, ठीक है। अब इस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, अगर इस पर पॉइंट लेंगे, अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, तो जो स्पर्श रेखा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा की तीसरी प्रॉपर्टी। ये तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है, कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा वक्र बनाती है और उसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी एनी पोजीशन पर जो पॉइंट है, उस पर अगर आपके पास जो स्पर्श रेखा है, ये कैसी रेखा है आपके पास, स्पर्श रेखा, ठीक है, आपके पास कैसी रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, वो क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगी, ये को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी। और अब चौथी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखिए अगर कोई भी दो लाइंस हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नंबर 1 पर आपस में कभी भी काट नहीं सकती। कैसी, मतलब कोई दो क्षेत्र रेखाएं तो क्या करेंगे, वे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे दो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वैद्युत क्षेत्र रेखा की। तो आपके पास ये चार प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इनके एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं। अब हमारे पास एक टास्क बनता है, इसमें से क्या बनता है, टास्क, कि जो हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है, दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कैसा है, ठीक है, ये कैसे संभव है। तो आपको इसी को देखना है कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो हमारे पास ये टास्क है और इसके बाद हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम अपने टास्क पर चलते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। इसको हम लेंगे कि क्यों नहीं काटती, इसे देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास जो टास्क है, टास्क कौन सा है, कि दो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र
रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है। तो हमारे पास ये टास्क है, ठीक है। अब इसे समझेंगे कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं, और काटती हैं तो क्या होता है, वो क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। तो हम दो क्षेत्र रेखाओं को पहले कटा लेते हैं, ठीक है, आपस में ये ऐसे करके काट लेते हैं, ठीक है। अब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पर ही मिलेंगी, दो बिंदु पर तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि जब दो कोई रेखाएं तो आपस में काटती हैं तो क्या करती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिली। अब एक ही बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा था कि अगर कोई भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या क्या दर्शाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि एक बिंदु पर कभी भी दो स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका मैथ का टॉपिक है, मैथ के कॉन्सेप्ट हैं कि एक रेखा, एक बिंदु पर जो रेखा है, स्पर्श रेखा है, वो दो नहीं खींचेंगी, ठीक है। तो इसके कारण अगर दो रेखाएं खींचती तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कितनी हो जाती, दो, एक ही बिंदु पर, ठीक है। और जो क्या है, मैथमेटिकली सत्य नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, सत्य बात नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकें। इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर कौन सा एक बिंदु मिलेगा, कैसा बिंदु मिलेगा, एक, और उस पर एक बिंदु पर ही हम दो स्पर्श रेखाएं हम नहीं खींच सकते, ठीक है। तो ये आपका नंबर, ये टास्क नंबर आपका 1 था, मतलब टास्क है 1 नहीं, टास्क है आपके पास जो ये आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने पर। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण जो जितने भी थे 4 गुण थे वो आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पास वैद्युत द्विध्रुव की ओर लेकर, क्या किसकी ओर, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव, द्वय माने द्वय और ध्रुव माने ध्रुव यानी पोल, ठीक है। तो आवेश के दो ध्रुव के अनुसार जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आवेश दो आवेश हैं, यानी ये -q आवेश और ये +q आवेश, अगर ये एक दूसरे से अल्प दूरी, जिसे हम क्या कह देते हैं 2a या 2l मान लेते हैं, ठीक है, 2a ले लीजिए चाहे 2l ही ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए सब हेल्पफुल मिलेगा इसके लिए। तो अल्प दूरी पर ये निकाय बना, क्या बना, ये निकाय, एक निकाय बना, कैसा बना, निकाय। अब इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, कैसा कहते हैं हम इसे, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि इनके आवेशों के क्या हैं, दो ध्रुव हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और ये आपस में कितनी दूरी पर है, 2l लंबाई की दूरी पर रखे हुए हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये निकाय को कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, निकाय, एक निकाय बनता है, जैसे हर चीज का एक स्ट्रक्चर बनता है ना, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर ले लीजिए आप, ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको क्या करना है, ये वैद्युत द्विध्रुव का निकाय है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इसी के अनुसार, वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार हम अब किसकी गणना करेंगे कि अगर इसको कोई मूवमेंट देता है, क्या देता है, मूवमेंट, तब हम इससे कैसे निपटारा पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अब टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आघूर्ण, आघूर्ण को समझना है हमें, किसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको समझना है। तो आपके पास जो निकाय है, निकाय था जो प्लस आवेश और माइनस आवेश का, यानी +q आवेश
और इसकी लंबाई 2l निकाय की, 2 आवेश रखे थे इधर प्लस q आवेश, ठीक है। तो इस निकाय में जो क्या होता है कि एक आवेश को ले लीजिए और जो दोनों आवेशों की जो लंबाई है उसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, P से, ठीक है। तो Q इंटू 2L आपके पास क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम इसको लिख देते हैं P इंटू 2QL, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक समझेंगे, मात्रक क्या होता है, देखो Q क्या है यहाँ पर, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। और L यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया कूलम मीटर है, आप सेंटीमीटर में समझ लेना इसे कि सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है, कूलम इंटू मीटर, मैं इधर लिख देता हूँ कूलम इंटू मीटर, ठीक है, कूलम इंटू मीटर, इसका क्या होता है, ये मात्रक होता है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये आपके पास फार्मूला है, इसी के अनुसार जो आगे के टॉपिक चलेंगे, जो आपके अच्छी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है, जिसकी हम गणना करेंगे, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखेंगे कैसे, इसके अनुसार कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि अगर कोई एक आवेश को लें, ठीक है, कोई भी आवेश, जरूरी नहीं है कि माइनस ही लें, हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। और उनके आवेशों की जो दूरी है, उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। अब इसकी विमा की बात करें, ठीक है, ये आपके पास क्या मात्रक, अब हम इसके विमा की भी बात कर लेते हैं, विमा क्या होता है, क्योंकि देखो विमा एक नंबर में कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है, पेपरों में, एग्जाम में कभी कभार एक नंबर की विमा पूछने के, इसकी विमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है, कूलम के नियम की विमा क्या है, 1/4 की, ठीक है। तो आपको इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके एक नंबर की ये मार्क्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो एक नंबर के आपको मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो हम कूलम पे जानते हैं कि कूलम की विमा क्या होती है, AT, क्या होती है, AT, ठीक है। और लंबाई की विमा क्या होती है हमारे पास, L, कितनी होती है, L, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LAT या LTA, ठीक है। और इसको हम एम नोट भी कह देते हैं, अगर लिखना चाहोगे, एम नोट हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे लिखना भी चाहें तो हम खाली LTA भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी विमा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करें और हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। और हम चर्चा करेंगे वैद्युत, किसकी चर्चा करेंगे, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसकी चर्चा करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपको ये समझना है, ठीक है। देखिए वैद्युत क्षेत्र, आपने अभी पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि आवेश का जहां तक मतलब वैद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। अगर उसमें क्या हो, अगर कोई एकांक आवेश को ले लिया जाए तब उस पर जो खिंचाव यानी दबाव उत्पन्न होता है, जो बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कूलम के नियम से, कूलम के नियम से जो फार्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। ये आपके पास क्या है, कूलम नियम का फार्मूला है, कूलम के नियम में आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर Q1 बराबर क्या ले लें, Q, और Q2 बराबर क्या ले लें, 1, ठीक है, 1 ले लें, एकांक आवेश को ले लें, Q2 का मान एकांक आवेश और दूसरा आवेश आपके पास Q हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें जो बल लगता है, अब इसका मान इसमें रखो तो हमारे पास F = कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, और 1 का मान, Q2 का मान कितना हो जाएगा, 1, Q का मान 1, Q1 का मान Q और Q2 का मान 1/r²।
अब इस पर जो बल लगेगा ये बल नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हो जाएगा, यानी 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें एक और चीज है, एक और फार्मूला हम अभी इसे ड्राइव करते हैं। जैसे अब हम क्या करते, दोनों तरफ परीक्षण आवेश ले लें, परीक्षण आवेश जानते हैं आप किसे कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश के लेने के बाद परीक्षण आवेश जैसे हम ले लें Q0 से गुणा या Q0 से डायरेक्ट कर देते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा आवेश ले लीजिए आप, इस दोनों में क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, अगर हम Q0 से दोनों तरफ मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, E Q0 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R²। ये आपके पास क्या है, बल है, ये क्या है आपके पास, बल, जो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास E इंटू Q0 अपॉन में F। ठीक है, अगर यहां से हम E का मान निकालेंगे तो हमारे पास F अपॉन में Q0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, आपके पास ये आ गया, डेफिनेशन आपने देखा होगा कि ये हमने प्रूव कर दिया कैसे कैसे इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए एकांक आवेश, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एकांक आवेश को लिया है, कितना लिया है, एकांक आवेश को। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश, वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि एकांक आवेश ही लेना है, वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और आपके पास ये फार्मूला है, ये वाला, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। और अगर हम Q0 दोनों तरफ मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास बल के फॉर्म में ये फार्मूला एक और मिलता है, जिसे हम E इक्वल टू F अपॉन Q0 कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, नोट करिए इसे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इससे हम आगे की चर्चा करते हैं। हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, intensity of electric field, intensity of electric field due to electric dipole। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपके सिलेबस में 3 पोजीशन होती हैं, सबसे पहले होती है अच्छी स्थिति, दूसरे नंबर पर होती है निरक्षीय स्थिति, और एक तीसरे नंबर पर होती है एनी पोजीशन, जो आपके शायद सिलेबस में से कुछ सिलेबसों में से ये हटा दी गई है, एनी पोजीशन। ठीक है, तो हम अभी 2 स्थितियों की चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर आती है आपकी अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अच्छी स्थिति क्या है, देखिए अक्ष का मतलब आप जानते हैं कि अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर, आपके अक्ष होते हैं एक्स और वाई, उस पर अच्छी स्थिति। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अक्ष पर जो पोजीशन है उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की।
अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत ध्रुव का निकाय बनाते हैं, जिस पर क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और इस पर ले लेते हैं हम प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसके जो बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम O बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, l, और यहाँ से यहाँ की दूरी l, ठीक है। अब O पॉइंट से एक बिंदु P लेते हैं हम, कितना लेते हैं, P, जो कितनी दूरी पर है, O से r दूरी पर, ठीक है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। इस पॉइंट पर भी हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर दो तरीकों से प्रदर्शित होगी, दो आवेशों के कारण, क्योंकि आवेश कितने हैं आपके पास, दो, तो इसके दो आवेशों के ही कारण यहाँ पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी। तो पहली दिशा आप लेंगे, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट, और ये आपके पास पी है, ठीक है। तो आपके पास माइनस क्यू आवेश के कारण जो आपके पास दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, वो हमारे पास इधर होगी, यानी ई जो है वो ए बी, सॉरी माइनस क्यू ले लेते हैं, चलो माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। और आपके पास जो पॉजिटिव दिशा होगी, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, ठीक है। यानी जो आवेश की जो हमारे पास जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ई पॉजिटिव है। और आर दूरी पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, किस पर है, एक्सियल, यानी अच्छी स्थिति पर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अच्छी स्थिति, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं, कूलाम के नियम से ही चलेंगे, ठीक है। तो कूलाम का नियम हमारे पास है, अब हम किसके लिए लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लेंगे, जिसे हम क्या कह देते हैं, ई माइनस क्यू, ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा कि ये किसके लिए लिया गया, माइनस के लिए, ठीक है। अब देखिए माइनस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आर हम दूरी कौन सी लेंगे, हमें देखिए यहाँ से बिंदु ए से लेकर कहां तक जाना है, बिंदु पी तक, ठीक है। तो ए पी का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी हमें लेनी है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर क्या दिखानी है, आपको दिशा भी दिखानी है कि किधर जा रहा है। तो आपके पास जो दिशा है वो क्या है, पी से ए की ओर, कहां से, पी से ए की ओर, ये आपके पास दिशा है। इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपके एग्जाम में नंबर कटने के चांस रहते हैं। अगर आप इसको सेटिस्फाई तरीके से लिखते हैं तो आपका जितने भी नंबर का है, 5 नंबर का आता है तो आपको 5 में 5 मिलेंगे, ठीक है। 5 में फुल 5 नंबर का है, 4 नंबर का है तो आपके पास फुल नंबर मिलेंगे, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें को ध्यान में रखते हैं कि दिशा किधर होगी इसकी, और ये हमारे पास फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। अगर इन चीजों को देख लिया तो आपको पक्का है कि ये आपका फुल में फुल मार्क्स का जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब एपी का वैल्यू लगाते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू अपॉन, अब एपी का मान देखिए, एपी कहाँ है, ए और पी, ये यहां से यहां तक की दूरी दिख रही होगी आपको, यहां से ए से और पी तक की दूरी को आपको देखेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी ओ से और पी तक की दूरी कितनी है, आर, टोटल कितनी है, 8, ठीक है। और ये और है इतनी एक्स्ट्रा, यानी एल दूरी और है, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर प्लस के एल, जिसका हम क्या कर देंगे होल, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी यहां से हमें दूरी कौन सी लेनी है, ए से लेकर पी तक, ठीक है। और आपके पास ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर, और यहां पर इतनी दूरी और है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि हमें ये पूरी दूरी लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, यानी समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास जो E प्लस क्यू है वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, बी से पी की दूरी लेनी है, कितनी, बी से पी की दूरी, जिसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, इधर, देखिए इधर ये लग रहा है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश की इधर है, तो कहाँ है, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, ठीक है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या है, बी से पी की ओर,
ठीक है, ये डायरेक्शन हम शो कर देंगे। अब इसके बाद हम प्लस क्यू आवेश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब बीपी का मान देखिए, बीपी यहां से यहां तक की है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी हम क्या लेंगे, देखिए यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है आर, और ये दूरी कितनी है। अब जब हम इतनी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी लेंगे और इसमें इतनी दूरी में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो दूरी होगी वो आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हमने लिया, बी से पी की दूरी हमें इतनी दूरी लेनी है यहां से यहां तक, ठीक है। तो हमारे पास जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस के एल, यहां तक पूरी दूरी आर है और इतना हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब क्या निकालेंगे हम इसकी परिणामी तीव्रता, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। हमारे पास प्लस क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश के कारण ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण ये। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जिसे हम क्या कह देते हैं ई। अब ई जो होगा वो ई माइनस क्यू आवेश के कारण और माइनस अब ई प्लस क्यू आवेश के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिया, ये हम माइनस से प्लस क्यों घटा रहे हैं, प्लस से माइनस क्यों नहीं घटा रहे। तो आपको देखो ये लग रहा होगा कि देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, वैल्यू कौन सी ज्यादा है इसमें से। देखिए अगर हम किसी भी चीज को इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, अगर प्लस में से अगर देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लेस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ये वाली कम है, सॉरी ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास ज्यादा है और ये वाली कम है, ठीक है। तो हम इसमें से उसे घटाएंगे, ठीक है। ये हाँ यहाँ पर देख लेना, ये क्या हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश की ओर चलेंगे, ठीक है। यानी देखो किसी भी चीज में से हमने हर में से क्या किया, उसमें कम किया और इसमें क्या किया, ऐड किया है। तो हर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मान कम, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा वैल्यू में से कम का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान कम, और अगर कम की वैल्यू करेंगे तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्लस क्यू में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को हम पूरा कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये बचा r माइनस का l का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1/r माइनस प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बचा, तो हमारे पास E इक्वल टू ये आ गया। अब E इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला लगाएंगे हम क्या करेंगे, इसका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, r माइनस के l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस का l का होल स्क्वायर। अब ये हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, r प्लस का l होल स्क्वायर माइनस r माइनस का l का, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ठीक है। अभी मैं इसे इरेज करूंगा तो ये समझ आएगा कैसे हमने किया। इसका दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम, ठीक है। क्या लिया हमने, एलसीएम। एलसीएम लेने का हमारे पास इधर क्या बचेगा, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। ये करेंगे होल स्क्वायर, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन आगे उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूँ। अब इस चीज को हम उधर देखेंगे, इस चीज को हम, ठीक है, इधर देखते हैं क्या होता है। और देखिए E का जो हमारे पास मान है वो कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इसका जो मान होता है R, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 4AB के बराबर। किसके बराबर, 4AB के बराबर, ठीक है। तो आपको इसको डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो इसे खोल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। A का अगर इसका खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। माइनस खोलेंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2AB, ठीक है। तो इससे एक कट जाएगा और ये 2AB क्या बचेगा, 4AB, ठीक है। तो आपको इसे डायरेक्ट याद रखना है कि 4AB कैसे आ जाता है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला यूज करेंगे, आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं हम, कैसे क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, r प्लस के l का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 4rl, ठीक है। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, r माइनस का l का होल स्क्वायर प्लस इंटू
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर। अब ऐसा ही क्या है यहाँ पर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। अगर हम इसको और देखें और सटीक तरीके से देखें तो E इक्वल टू हमारे पास, अगर देखो Q को इधर ले आओ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, इसको इधर लेकर आएंगे और यहाँ पर 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, और R इंटू क्यू इंटू एल। ठीक है, या इस 2 को हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा दें 2R इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या चीज है, आपने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये क्या है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं T। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2RP अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति में, सॉरी अच्छी स्थिति में फार्मूला है। किसमें फार्मूला है, अच्छी स्थिति में। अब इसमें एक और केस चलता है, स्पेशल केस। स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस लेंगे हम इसमें। स्पेशल केस क्या लेंगे, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस थी, जो हमारे पास आवेशों के जो दूरी थी, आवेशों की जो दूरी थी दोनों आवेशों की, अगर उसे हम क्या कर लें, यानी 2L हमारे पास बहुत छोटा हो जाए R से, इससे R से बहुत छोटा हो जाए, तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, L को यहाँ पर क्या मान लेंगे, नेक्स्ट लेवल मान लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन में, अब इसको हम 0 मान लेंगे तो इसका आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R⁴। ठीक है, और R से एक R यहाँ पर क्या हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पर E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में RP। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, जो क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी स्थिति, यानी वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपकी अच्छी स्थिति। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि अच्छी स्थिति में कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहे हैं हम, जिसके लिए आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल है जो आपके पिछले लेक्चर के बेस पर है, और आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को लिखेंगे, आपको सॉल्व करना है, देखना है कि हो सकता है कि नहीं। ठीक है, और जिनका हो जाए वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखें। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारे पास एक कूलाम आवेश, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित करता है, कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित करता है। ठीक है, ये इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट के अनुसार है, आपने पढ़ा होगा, मैं हिंट दे देता हूं उसके लिए, जो आपने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा यानी क्वांटमीकरण पढ़ा, उसके बेस पर ये पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।